दोस्तों, अध्याय में एक कहानी दी गई है। छोटी सी कहानी है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गुरुप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। अभी पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित हैं और इस अध्याय में हम वही आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करेंगे। साथ साथ में हम कृषि के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 कृषि और यह पहला भाग है। इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं आर्थिक क्रियाएं, कृषि के लिए उपयुक्त कारक, कृषि तंत्र, कृषि के प्रकार। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक क्रिया क्या होती है कि जैसे कि हम इसके पहले भी बोल चुके हैं कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक, मतलब जो कोई भी ऐसा पौधा होता है उसको कुछ फल फूल लगते हैं, उस पर हम प्रक्रिया करते हैं, मतलब उसको हम रूपांतरण करते हैं किसी चीज़ में। तो ये बनाने के लिए उसमें 3 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे ही प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। तो इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीयक क्रिया क्या होती है, तृतीयक क्रिया क्या होती है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है और तृतीयक होती है। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन से उद्योग आते हैं, कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। तो देखिए, पहली प्राथमिक क्रिया में हम देख रहे हैं कि उसमें कृषि आती है, मतलब खेती करना। साथ साथ में मत्स्य मतलब मछली पालन करना, और संग्रहण, जो कुछ हम जंगलों से या कहीं से इकट्ठा करते तो उसको हम संग्रहण बोलेंगे। द्वितीयक की हम बात करेंगे तो इसमें इस्पात निर्माण, जो लोहा बनाने के जो कारखाने होते हैं, डबल रोटी जो ब्रेड बनाते हैं, कपड़ा बुनना होता है, ये द्वितीय क्रिया में आ जाते हैं। और तृतीय क्रिया में जो ट्रांसपोर्ट, जिसको हम यातायात कहते हैं, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये आर्थिक क्रिया है। एक मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इस प्रकार से यह आर्थिक क्रियाएं चलती है। उनको और भी आगे हम सविस्तर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम प्राथमिक क्रियाएं। जैसे कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तब देखिए, सबसे पहले प्राथमिक क्रिया का अर्थ, तो इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे कि मतलब ये कृषि है, जैसे ये कृषि है तो कृषि भूमि पर की जाती है। भूमि ये प्राकृतिक है, तो ये हो गए प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण। दूसरी बात है, यहाँ मत्स्य पालन किया जा रहा है, तो ये मत्स्य जल भी प्राकृतिक संसाधन है और जमीन भी प्राकृतिक संसाधन है। और तीसरी बात है, यहाँ संग्रहण भी है, कुछ हम इकट्ठा करते हैं, जंगलों से इकट्ठा करते हैं, तो ये भी प्राकृतिक संसाधनों से ही हम लेते हैं, उनके ही मदद से हम ये सब कुछ कर लेते हैं। तो ये हो गई प्राथमिक क्रियाएं, कृषि, मत्स्य और संग्रहण। द्वितीय क्रिया में हम देख रहे हैं कि जो द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित होते हैं। जैसे मतलब द्वितीय क्रिया है, मतलब कौन कौन से, प्राथमिक प्रसंस्करण से संबंधित होते हैं। जैसे मतलब इस्पात विनिर्माण, अगर लोहा बनाना है तो लोहे के जो अयस्क होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो होते हैं उसको हम लाते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया होती है वो इस्पात विनिर्माण बोलेंगे। अभी डबल रोटी बोलेंगे तो डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं चाहिए, तो गेहूं कहाँ से होते हैं, खेत से होते हैं। और खेत किस में आते हैं, प्राथमिक क्रिया में आता है। तो इस प्रकार से ये द्वितीय क्रिया में आ जाता है। और कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, कपास चाहिए। कपास कहाँ से आता है, खेती से आता है। तो ये खेती से मतलब जो कुछ चीज़ें मिलती हैं उस पर हम प्रोसेस करते हैं। कपड़ा बनाए थे मतलब क्या है, जैसे कपास हो गया, तो ये प्राथमिक क्रिया से निर्माण हो गया है। बाद में हम उसके धागे बनाते हैं, ये द्वितीय क्रिया में आ गया है। उसके कपड़े बनाते हैं, ये भी द्वितीय क्रिया में आ गया है। तो इस प्रकार से जो कार्य होते हैं तो वो द्वितीय क्रिया में आ जाते हैं। तृतीय क्रिया की हम बात करते हैं तो ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों से जो
कुछ निर्माण किया जाता है और उसकी सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तो ये हो गई तृतीय क्रिया में, जैसे कि मतलब यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, विज्ञापन है। और अच्छी तरह से हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि जैसे कि हमने क्या किया है कि कपास जो खेत में किसान उत्पादन करते हैं, ठीक है, ये कपास है और कपास को कहाँ बेचा जाता है, व्यापारी को बेचा जाता है। और व्यापारी क्या करता है, किसी हैंडलूम ओनर को बेचता है या कुछ जो जहाँ से सूत कताई की जाती है उसको बेचता है। बाद में मतलब सूत कताई करना मतलब ये द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। और उसके फिर कपड़े बनते हैं। कपड़े बनने के बाद जो ये कपड़े बाजार में मार्केटिंग के लिए या यातायात साधनों द्वारा इधर उधर लेके जाते हैं, तो ये तृतीय क्रिया में आ जाता है। तो जैसे कि आप देखे हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन साधन दिख रहे हैं, तो इनके माध्यम से बनाए गए कपड़े अगर ये इधर उधर लेके जाते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो ये तृतीय क्रिया में आ जाते हैं। और कपास का जो उत्पादन होता है या वो कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े बनाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो पैसा वो बैंक से लिया जाता है, तो ये बैंक भी तृतीय क्रिया में आ जाए। मतलब क्या होता है कि ये तृतीय सेवा होती है, तृतीय क्रिया होती है, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तो इसीलिए ये तृतीय क्रिया कुछ निर्माण नहीं करती, लेकिन ये दोनों, पहले की दोनों जो प्राथमिक क्रिया है और द्वितीय क्रिया है, इनको सहयोग प्रदान करती है। तो इसमें उदाहरण देखिए, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये तृतीय क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। हम देख रहे हैं कि कृषि, तो कृषि हम आपको समझ में आ गए हैं कि कृषि ये एक प्राथमिक क्रिया है और इसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन करना, ये क्रिया इसमें आ जाती है। और विश्व के 50% लोग कृषि से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि विश्व में आधे से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है और भारत में परंपरागत रूप से खेती की जाती है। हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर शब्द है जिसका अर्थ होता है कृषि होता है, यह लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है कृषि। तो क्या होता है कि मृदा की कृषि या जुताई करने से हुई है, तो ये हो गया एगर जो लैटिन शब्द से बना हुआ यह। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि कृषिगत भूमि का विश्व में जो वितरण है इस प्रकार से हरे कलर में आपको दिखाया गया है। जो कृषि योग्य जमीन वहाँ उपलब्ध है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कुछ अपने लिए सामान्य ज्ञान भी हमको मिल जाता है, या जैसे मतलब जो एग्रीकल्चर है, जो कल्चर है, हमने इसके पहले देखिए कल्चर जो है तो एग्रीकल्चर हो सकता है सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, इसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसमें सब इसको हम बोलते हैं खेती। और सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना या कृषक की आय में यह पूरक हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रेशम, जिसको सेरिकल्चर कहते हैं हम। और पिसिकल्चर मतलब मत्स्य पालन, जो तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। और विटिकल्चर का मतलब होता है जो अंगूरों की खेती होती है। और हॉर्टिकल्चर मतलब होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, इसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। तो इस प्रकार से कल्चर से ही बहुत सारी ऐसी खेतियां की शब्द हमको सामान्य ज्ञान के तौर पर हम पढ़ सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं कृषि के लिए उपयुक्त कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो कृषि के लिए जनरली अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, जो मृदा होती है, जमीन होती है, तो अनुकूल अगर है तो वो कृषि के लिए उपयुक्त हो सकती है। मृदा है, जलवायु, ये कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य घटक होते हैं। इनके बिना कृषि हम की कल्पना नहीं कर सकते। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसको हम कृषिगत भूमि भी कह सकते हैं। भूमि पर फसलें उगाई जाती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कृषिगत भूमि। और रोचक तथ्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो जैविक कृषि जिसको हम बोलते हैं, वो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है, जिसको हम जैविक खेती बोलते हैं ना। जो रासायनिक वो केमिकल से जो युक्त जो कीटनाशक होते हैं, फर्टिलाइजर होती है या कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसका इस्तेमाल ना करते हुए क्या करते हैं कि जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं जैविक कृषि।
यहाँ हम देख रहे हैं कि कृषि तंत्र किसे कहेंगे, तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में भी देखा जाता है और इसीलिए हम इसको कृषि तंत्र भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है या कुछ क्रियाकलाप भी है, जैसे कि निवेश आता है। निवेश कहाँ करेंगे? बीज के लिए, उर्वरक के लिए, मशीनरी और श्रमिक, ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसमें विभिन्न प्रक्रिया होती है, जैसे मतलब जुताई करना, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, ये उसकी कुछ संक्रिया होती है। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद जैसे ये भी खेती के ही कुछ प्रकार होते हैं। तो ऊन मतलब क्या है? जो भेड़ होती है, बकरी होती है, उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उनके केसों के बाल होते हैं। डेयरी, जानवरों से, मवेशियों से अपने को दूध मिलता है। कुक्कुट पालन, जो मुर्गियों का पालन करना भी हो सकता है। तो ये हो गए कृषि तंत्र। प्रक्रम की जब हम बात करते हैं, निष्कर्ष की हम निवेश की बात करते हैं, निर्गत की हम जब बात करते हैं, तो ये कृषि भूमि की कृषि पद्धति है, कृषिगत भूमि की। जैसे मतलब अगर फसल अपने को लेना है तो अपने को क्या करना पड़ता है? जुताई करना पड़ता है, बुआई करना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है, उसके लिए रसायन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब क्या है? ये जो चीज़ें हो गई है, ये चीज़ें निवेश हो गई है। और ये जो हम कर रहे हैं, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रम हो गए हैं, और उसका जो अंतिम आउटपुट आता है वो हो गया है फसल। तो इस प्रकार से कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति विभिन्न प्रक्रिया से युक्त होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश भी होता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि भौतिक निवेश क्या क्या होता है और मानवीय निवेश क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक निवेश जो होता है, जो प्राकृतिक रूप से हमसे प्राप्त होता है, उसको हम बोलेंगे भौतिक निवेश बोलेंगे, जिसमें सूर्य प्रकाश है, वर्षा है, तापमान है, मृदा है और जमीन की ढाल भी है। और मानवीय निवेश में क्या क्या आता है? जैसे मतलब उसको स्टोर करना है, उत्पादन किया गया जो माल होता है उसको स्टोर करना है, श्रम लगाना है, मशीनरी का इस्तेमाल करना है, रसायनों का उपयोग करना है। तो ये मानवीय निवेश हो गए हैं। तो ये भौतिक एवं मानवीय निवेश कृषि के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि कृषि के कुछ प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे कि भौगोलिक दशा, उत्पादों की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर हम कृषि के दो मुख्य प्रकारों में बांटते हैं, जिसको हम बोलेंगे निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो ये कृषि के दो प्रकार हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कृषि हम बोलते हैं, तो कृषि दो प्रकार की है। एक है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, एक गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। और आदिम निर्वाह की कृषि के भी दो प्रकार है, एक स्थानांतरित कृषि है और एक दूसरी है जलवासी कृषि। और वाणिज्यिक कृषि है जो वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो ये कृषि के कुछ प्रकार हैं। आइए इनको सविस्तर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम निर्वाह कृषि। कृषक परिवार क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की खेती करते हैं और पारंपरिक रूप से कार्य करने की वजह से यहाँ से उपज भी बहुत ही कम प्राप्त होती है। और ये प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब परंपरागत जो उनके पास औजार होते हैं, उन औजारों के माध्यम से ये खेती की जाती है। इसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, लेकिन उनके परिवार को खाने के लिए जितना चाहिए साल भर के लिए उतना वो उत्पादन कर सकते हैं। तो ये निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, जैसे गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ये दोनों का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है यहाँ किसान क्या करते हैं, छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करते हैं। साधारण औजार होते हैं उनके पास, परंपरागत प्रकार की ये खेती है। और उनके पास जितने भी उनके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, वो सभी सदस्य इस खेती का काम करने में लग जाते हैं। और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, उर्वरक, मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें यहाँ उगाई जाती है। और इस प्रकार की जो खेती है वहाँ प्रमुखता चावल की मुख्य फसल होती है। और अन्य फसलों में भी हम देखेंगे गेहूँ होते हैं, मक्का, दलहन, तिलहन, इस प्रकार की भी उत्पादन लिए जाते हैं। और इस प्रकार की जो खेती होती है जनरली प्रदेश होते हैं, जैसे मतलब दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो ये हो गए हैं गहन निर्वाह कृषि करने वाले स्थान। दूसरा प्रकार है आदिम कृषि।
जिसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि किस प्रकार से की जाती है। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और जो राख बन जाती है उसको मृदा में मिलाया जाता है और इस मृदा में मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसे फसलों को वो उगाते हैं। और भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद, मतलब जैसे ही कुछ 2-3 साल अगर यहाँ फसल लेते हैं तो उसके बाद इसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है। उसके बाद वह लोग भूमि छोड़ देते हैं और कहीं और नए कृषक मतलब नए भूखंड पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है, जो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसी को हम कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी हम जानते हैं। और इस प्रकार की जो खेती होती है जनरली अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में की जाती है। उष्ण कटिबंधीय जो इलाका है, जो अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशिया, इन स्थानों पर इस प्रकार की खेती की जाती है। साथ साथ में एशिया और उत्तर पूर्वी भारत में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। तो ये हो गए स्थानांतरित कृषि करने वाले कुछ स्थान और प्रदेश। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जो स्थानांतरित कृषि होती है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। जैसे कि झूमिंग बोलते हैं। झूमिंग जो शब्द होता है स्थानांतरित खेती के लिए वो है उत्तर पूर्वी भारत में, और मिल्पा है मेक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है और लदांग मलेशिया में कहा जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रदेशों में जाने जाते हैं। चलवासी पशुचारण कृषि है। इस प्रकार की जो खेती होती है इसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। अभी आप देखते हैं कि चलवासी पशुचारण की जो कृषि होती है यहाँ लोग क्यों घूमते रहते हैं। मान लीजिए वो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अभी मौसम गर्म मौसम है, गर्म मौसम में कोई वनस्पति पनपती नहीं और इसीलिए अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए वो ऐसे इलाके में जाते हैं जहां उनको आसानी से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो। इसका मतलब क्या है कि जलवायु बाधा निर्माण होने की वजह से उनको अपने स्थान को बदलना पड़ता है यहाँ। और पशुचारक जनरली मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं और ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए इनसे मिलता है दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं। और ये जो इस प्रकार के जो चलवासी लोग होते हैं, पशुचारण करने वाले जो लोग होते हैं, ये अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत में राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर के इलाके में इस प्रकार की खेती मतलब इस प्रकार के चलवासी पशुचारण कृषि का प्रकार पाया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे चलवासी पशुचारक जो होते हैं अपने ऊंटों के साथ यहाँ एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान कर रहे हैं, ये पलायन कर रहे हैं क्योंकि जब इनको जलवायु की बाधाएं निर्माण होती है, अपने पशुओं को खिलाना बेहद जरूरी होता है, तो ऐसे स्थान पर वो चले जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम कुछ खेती के प्रकार समझने की कोशिश की है और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।